रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन का मतलब था कि ऑयल और फैट का उसके अंदर बदबूदार स्मेल हो जाना और उसका टेस्ट खट्टा हो जाना रेंसिडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। अब जो रेंसिडिफिकेशन है उसके दो टाइप है, यानी कि वो दो टाइप से होता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन, रेंसिडिफिकेशन, और दूसरा है जी हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं, ज्यादा खास चीज। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिफिकेशन देखो, तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन होगा। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि जब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल जिस ऑयल के अंदर ये जो कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना, जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाए, अगर उनका ऑक्सीडेशन होने से उनके अंदर स्मेल जनरेट हो जाती है या उनका टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन, यानी कि ये केवल प्रोसेस के बेस पे है। ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू रेंसिडिफिकेशन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन। और अगर हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के बेस पे हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक रेंसिडिफिकेशन। यानी कि ये उसके दो टाइप थे कि रेंसिडिफिकेशन जो था वो दो टाइप से हो सकता था, पहला ऑक्सीडेटिव, दूसरा हाइड्रोलिटिक। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन का मतलब था कि अगर रेंसिडिफिकेशन आपका ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के थ्रू हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन। ठीक। और अगर मान लिया आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोल देते थे हाइड्रोलिटिक रेंसिडिफिकेशन। ठीक है। तो इसमें मेनली इससे अगर क्वेश्चन आता है तो केवल इतने पूछता है कि जो आपका ऑयल होता है, अगर उसके अंदर एक फॉल स्मेल यानी कि बदबूदार स्मेल और उसके साथ साथ उसका टेस्ट अगर खट्टा हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या रेंसिडिफिकेशन क्या था। क्योंकि इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं एक दो क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है बस। तो इसमें मेनली तो इतना ही था बस रेंसिडिफिकेशन में, रेंसिडिफिकेशन क्या है और इसके दो टाइप हैं। ठीक है, बस यही था इसमें। इसके बाद अभी आपने एक चीज पढ़ी थी इससे पहले, सापोनिफिकेशन। ठीक है ना, आपने इससे पहले भी एक टर्म पढ़ी थी सापोनिफिकेशन। सापोनिफिकेशन, तो सापोनिफिकेशन जो था वो एक अलग, सापोनिफिकेशन का मतलब था, सापोनिफिकेशन एक प्रोसेस था जिसमें कि हम सोप का प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें कि साबुन बनती है। ठीक है ना। और सापोनिफिकेशन का मतलब था हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट या हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। इसके साथ ही एक टर्म और होती है, ये इंपॉर्टेंट है जी, इसको ध्यान रखना, पेपर में से सवाल पूछा जाएगा। सापोनिफिकेशन वैल्यू, सापोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है ना। ये जो सापोनिफिकेशन वैल्यू है, असल में क्या होता है, ये इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है सपोनिफिकेशन वैल्यू का, बट वो आपको यहाँ पे नहीं होता, वो आपकी पीजी क्लासेज में आपको मिलता है, जो केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं उसमें सिलेबस में होता है। तो सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, मतलब किसी भी जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो फैट है, फैट या फिर जो ऑयल है, ठीक, उनका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए, उनके मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सपोनिफिकेशन वैल्यू का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब सपोनिफिकेशन वैल्यू होती क्या है, सपोनिफिकेशन वैल्यू मतलब इसकी सपोनिफिकेशन वैल्यू हम बोलते हैं कि जब हमने हाइड्रोलिसिस करा था, तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ध्यान रखना इसकी, मैं लिखवा रहा हूँ, उसको लिख लेना आप। द नंबर ऑफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बस इसी से सवाल आएगा। द नंबर ऑफ मिलीग्राम, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, of KOH required to saponify 1 gram
1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। ठीक है ना। तो सपोनिफिकेशन वैल्यू से दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पहला, सपोनिफिकेशन वैल्यू होती क्या है। देखो जी, एक बात समझो, 1 ग्राम फैट या ऑयल को सपोनिफाई करने के लिए, सपोनिफाई का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे केवल इतना सा है कि सपोनिफिकेशन जो रिएक्शन थी उसके अंदर क्या कर रहे थे आप, कि फैट और उसका अपने KOH के साथ उसका हाइड्रोलिसिस करा था। ठीक है ना। तो इस फैट का हाइड्रोलिसिस करने के लिए, यानी कि 1 ग्राम फैट का हाइड्रोलिसिस करने के लिए KOH की कितनी अमाउंट या KOH के कितने मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है। तो इस फैट का हाइड्रोलिसिस करने के लिए, इस फैट को सपोनिफाई करने के लिए, सपोनिफाई का मतलब साबुन बनाने के लिए, इस फैट को सपोनिफाई करने के लिए KOH के कितने मिलीग्राम mg की रिक्वायरमेंट होती है। मिलीग्राम में KOH की अमाउंट को हम सपोनिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। बात समझ में आई है। हाँ जी। यस सर। ठीक है। तो ये जो सपोनिफिकेशन वैल्यू थी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि सपोनिफिकेशन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू डेफिनेशन ध्यान रखना, डेफिनेशन से सवाल पूछा गया है। सपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल्स टू सोल, ये था आपका, ये होगा जी 16,800 बटे m। ठीक है, 16,800 बटे m। ठीक है। तो ये होता है सपोनिफिकेशन वैल्यू का फॉर्मूला। m क्या है, m यहाँ पे क्या होता है, m होता है मास, मोलिकुलर मास। ठीक है ना, मोलिकुलर मास, यानी कि जो फैट का जो मास होता है उसकी बात वो होता है ये। ठीक। अब अगर मान लिया आपको सपोनिफिकेशन वैल्यू का पता है, तो हम, अगर आपको किसी भी एसिड की सपोनिफिकेशन वैल्यू का पता है, तो उससे आप उसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। ठीक। दूसरा, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एक सवाल और पूछता है आपसे, सपोनिफिकेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोलिकुलर मास के। ठीक है। जो आपके फैट का मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर मास होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सपोनिफिकेशन वैल्यू के। यानी कि अगर किसी का सपोनिफिकेशन वैल्यू कम है तो उसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा। समझ में आई बात ये। हाँ जी। यस सर। ठीक है। तो मतलब केवल 3 पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखना सपोनिफिकेशन वैल्यू के। एक इसकी डेफिनेशन, दूसरा सपोनिफिकेशन वैल्यू का यूज हम किस लिए करते हैं, मोलिकुलर मोलिकुलर वेट फाइंड करने के लिए। ठीक। और तीसरा, सपोनिफिकेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, और सपोनिफिकेशन वैल्यू जो होती है वो मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक। तो केवल इतना ध्यान रखना, सपोनिफिकेशन वैल्यू मेनली हम यूज करते थे किसी भी फैट या उसको फैट या ऑयल को सपोनिफाई करने के लिए, यानी कि उससे साबुन बनाने के लिए जितनी KOH की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। तो पहला तो टर्म हुआ आपको हुआ यहाँ पे ये सपोनिफिकेशन वैल्यू। जैसे सपोनिफिकेशन वैल्यू है उसी तरह से एक और टर्म होती है आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू ये भी इसी से रिलेटेड है। आयोडीन वैल्यू क्या होती है जी, आयोडीन वैल्यू यानी कि द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन, of iodine taken up by 100 gram 100 gram of oil और फैट। देखो
ये जो आयोडीन वैल्यू है, आयोडीन वैल्यू असल में जब हम ये जो होता है ना, मतलब जो आपका फैट होता है, तो फैट की रिएक्शन जब हम आयोडीन के साथ करते हैं, ठीक है ना, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, इसके बारे में ज्यादा तो मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, बट मेनली जो ये आयोडीन वैल्यू थी, ये आयोडीन वैल्यू किसी भी फैट का अनसैचुरेशन पता करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि जो आयोडीन वैल्यू है, आयोडीन वैल्यू हम क्या करते हैं कि अगर मान लिया हमें किसी फैट के अंदर अनसेचुरेशन का पता लगाना हो, यानी कि उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये पॉइंट लिख लेना आयोडीन वैल्यू के बारे में। आयोडीन वैल्यू होती क्या है? आयोडीन मतलब किसी भी फैटी एसिड के अंदर, किसी भी फैट के अंदर अनसेचुरेशन का पता लगाने के लिए कि वो कितना अनसेचुरेटेड है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि जितना ज्यादा अनसेचुरेटेड होता है उतना ही वो एक तरह से ऑयल की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अगर कोई ऑयल के अंदर आपका अनसेचुरेशन है और कितना अनसेचुरेशन है उसका पता लगाने के लिए हम आयोडीन वैल्यू का यूज करते हैं। और आयोडीन वैल्यू मतलब एक तरह से आयोडीन वैल्यू का मतलब ये है कि हम उसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं, ठीक। और आयोडीन के साथ करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि 100 ग्राम ऑयल या फैट, 100 ग्राम ऑयल या फैट के लिए हमने कितने ग्राम आयोडीन यूज किया है, ठीक है ना। 100 ग्राम आयोडीन या फैट की रिएक्शन करने के लिए हमने कितने ग्राम आयोडीन यूज किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोडीन वैल्यू बोलते हैं, ठीक। और आयोडीन वैल्यू जो है उसका हम जो है मतलब यूज किस लिए करते हैं? किसी भी फैट के अंदर अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए, ठीक है जी। ये दो चीज याद रखना इसके बारे में। वैसे तो ये मतलब प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, बट इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि आयोडीन वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो जैसे कोई फैट या ऑयल है, उनकी अलग अलग आयोडीन वैल्यू और अलग अलग सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है। तो कुछ फैट और ऑयल की मैं आपको आयोडीन वैल्यू और सपोनिफिकेशन वैल्यू बताऊंगा, क्योंकि पेपर में एक दो बार ऐसा हुआ है कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो एक तो आयोडीन वैल्यू का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयोडीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा जी? आयोडीन आयोडीन वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। देखो ये कुछ टर्म्स हैं, इसके लिए आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा, और उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको लिखवा रहा जरूर हो, बट ये कभी ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं है अपॉन डब्लू, ठीक है ना। ये एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट है आयोडीन वैल्यू का, ठीक। आयोडीन की हेल्प से किसी भी फैट या ऑयल के अंदर उसके अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए हम आयोडीन वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात की आयोडीन वैल्यू की। आयोडीन वैल्यू है क्या? 100 ग्राम ऑयल या फैट के लिए कितने आयोडीन की हमें रिक्वायरमेंट होगी, या ऐसा कह सकते हैं 100 ग्राम 100 ग्राम ऑयल और फैट के अंदर अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए हमें कितने ग्राम्स आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम आयोडीन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। आयोडीन वैल्यू का फॉर्मूला ये है एक्स माइनस वाई। ये जो है ना एक्स और वाई, ये रीडिंग होती है, ये वैल्यू होती है जो हम उस एक्सपेरिमेंट के अंदर करते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से निकल कर आती है, ठीक है ना। तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है बस, एक्स माइनस वाई इंटू 1.27 अपॉन डब्ल्यू। क्योंकि अगर मान लिया कभी पेपर में आ भी गया, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1.27 बटे डब्ल्यू होता है, ठीक। अब यहाँ पे मैं कुछ फैट और ऑयल की बात करूंगा, और उनके साथ साथ उनके अंदर उनकी सपोनिफिकेशन वैल्यू, फैट और ऑयल, ठीक है ना। इसमें मैं दो तरह के उसकी बात करूंगा, मतलब एक तो वो जिनकी वैल्यू सबसे कम होती है, और एक वो जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। बीच वालों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। सपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोकोनट
कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल। एक बात समझना भाई, जैसे कोकोनट ऑयल है, सुनना ध्यान से, मैंने आपको सबसे पहले एक चीज कही थी कि ऑयल और फैट में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो ऑयल और फैट में कोई अंतर होता भी नहीं है, ठीक है ना। वो तो बस ये होता है कि मतलब अगर कोई चीज जम जा रही है यानी कि वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। जैसे कि आपने अगर देखा हो ध्यान से, जो ये कोकोनट ऑयल है ये आपका बोतल में आता है नारियल का तेल, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि ये जो कोकोनट ऑयल है ना, अगर हम गर्मी में से यूज करते हैं, ठीक, तो ये आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, मतलब आराम से निकल जाता है बोतल में से। और जब सर्दियों में से हम यूज करते हैं, सर्दियों में क्या जम जाता है, तो हमें गर्म करके निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये अपने आप ही यानी कि लिक्विड स्टेट में भी है और सॉलिड स्टेट में भी है, बट ये जमने पे और क्या कहते हैं मतलब लिक्विड स्टेट में आने पे इसका कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होता। कंपोजिशन यानी कि इसके अंदर जो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, इसके अंदर जो बॉन्ड्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली सॉलिड स्टेट में रहते हैं, तो उनको हम फैट बोल देते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमने कोई ऑयल खा रहे हैं, जब देखो जब वो बाहर है नॉर्मल स्टेट नेचुरल स्टेट में तो वो ऑयल है, बट जब हमने वो खा लिया तो खाने के बाद क्या हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा, वो सॉलिड की फॉर्म में स्टोर होता है, तो उसको हम फैट बोलते हैं। ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम अपनी स्किन को लेके कि मोटी स्किन हो रही है ऑयल जम गया, ऑयल नहीं जम गया, फिर उसको हम फैट बोलते हैं। समझ रहे हो जी? यस सर। जी सर। यस सर। तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोकोनट ऑयल की। तो कोकोनट ऑयल जो है उसकी जो सपोनिफिकेशन वैल्यू है 250 से 260 तक होती है, और आयोडीन वैल्यू होती है उसकी 8 से 10, यानी कि सबसे कम आयोडीन वैल्यू होती है इसकी, ठीक। इसके अलावा बटर, बटर जो है, बटर की सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है 215 से 230, 215 से 230, 4-5 की बता दूंगा, बस उन्हीं का ध्यान रखना है, 26 से 28, ठीक है। इसके अलावा एक होता है ओलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल के लिए होती है 185 से 195 सपोनिफिकेशन वैल्यू, 185 से 195, और इसकी जो आयोडीन वैल्यू होती है 78 टू 90, ठीक है ना। बस इन्हीं को याद रखना, ठीक है। तो ये 3 याद रख लेना, कोकोनट ऑयल, बटर और ऑलिव ऑयल, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ अरे लेते ये ऑलिव ऑयल क्या हुआ है जी, सुना सा लग रहा कहीं पे देखा दिखे है। भाई सही जैतून का तेल हो है। हाँ सही कह रहा, जैतून का तेल ऑलिव ही ऑयल बोलते हैं, जैतून का तेल। ठीक है ना, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ ऑयल थे अलग अलग टाइप के, या एक तरह से कहते हैं हम ऑयल है या घी है, जो भी है ये सब, ठीक। तो इसके हमने अलग अलग सपोनिफिकेशन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू से हम क्या पता करते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट, और आयोडीन वैल्यू से क्या पता करते हैं हम उसके अंदर अनसैचुरेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस दो, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स अलग से लिख लेना, आयोडीन वैल्यू क्या है और आयोडीन वैल्यू से हम क्या पता करते हैं, सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है और सपोनिफिकेशन वैल्यू से हम क्या पता करते हैं, बस। ठीक है जी। जी सर। यस Next. सर। अब इसके अंदर बचा सोप, मैं आपको बता ही चुका सोप क्या होती है, और उसके बाद बचा डिटर्जेंट। बस 2 चीजें और हैं, उसे और देखो। देखो एक चीज और सुन लो, वैसे इस पे क्वेश्चन कभी आया नहीं है। एक और होती है आरएम वैल्यू, आरएम वैल्यू। ये जो आरएम वैल्यू होती है ना, इसका मतलब होता है, ये साइंटिस्ट के नाम है, रिचर्ड्स मिशेल वैल्यू, REICHERT, रिचर्ड MEISEL, रिचर्ड मिशेल वैल्यू, यानी कि आरएम वैल्यू। ये जो आरएम वैल्यू है ना, ये नॉर्मली हम पता इसका यूज करते हैं
टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ घी, प्योरिटी ऑफ घी, ठीक है ना। तो जो घी होता है, जो बटर होता है, उसकी प्योरिटी पता करने के लिए हम आरएम वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। और आरएम वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है, वो डेफिनेशन भी ध्यान रखना, द नंबर ऑफ ml, ये थोड़ी सी टिपिकल सी है, द नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 n, यानी कि 0.1 नॉर्मेलिटी, 0.1 n KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए 0.1 m सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड to neutralize the distillate of 5 gram of hydrolyzed fat। एक बात समझो भाई, इसकी जो है मतलब डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस केवल आपको थोड़ा सा इसका अनुमान हो, अगर कभी पूछा इससे सवाल तो कर लेना, वरना आरएम वैल्यू से मतलब मुझे याद नहीं कि इससे कोई सवाल आया है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया ऐसी, इसकी डेफिनेशन और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, बस ये, क्योंकि ये भी आपका फैट से ही रिलेटेड था। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट की। सोप एंड डिटर्जेंट, ये लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। तो सोप एंड डिटर्जेंट से पहले एक चीज समझो, एक वर्ड होता है सर्फेक्टेंट्स, SURFACTANT, सर्फेक्टेंट्स। ये क्या होता है? सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं ये मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल? सर्फेक्टेंट वे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, मतलब दो पार्ट से मतलब एक तो इनके पास होता है सर्फेक्टेंट जो है ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि साबुन के साथ भी रिएक्ट कर ले, ठीक, और वाटर के साथ भी रिएक्ट कर ले। या कह सकते हैं सर्फेक्टेंट्स जो हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास दो स्ट्रक्चरल पार्ट होंगे, एक पोलर और एक नॉन पोलर। मॉलिक्यूल which have a polar part and non-polar part। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास पोलर पार्ट भी हो और नॉन पोलर पार्ट भी हो। इसका मतलब ये होगा, आपको बताऊं, जैसे कि अभी आपने जो सोप की बात की थी, सोप में क्या था, CH3 CH2, एक लंबी चेन CH2, फिर COO, फिर Na। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, एक तो लंबी कार्बन चेन है और एक ये ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप होगा COONA, इसको बोलते हैं हम पोलर ग्रुप, पोलर ग्रुप या पोलर पार्ट। और जो इसका ये वाला पार्ट होता है ये कैसा होता है, नॉन पोलर, ठीक है। तो ये सोप थी आपकी, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, इसको हम क्या बोलते थे, सोप। और ये तो सोप है, बट ऐसे ही जो जितने भी मतलब आपके पास स्पीसीज होंगे, वो सोप हो, डिटर्जेंट हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट बोलते हैं। सर्फेक्टेंट मेनली आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोप और एक होता है डिटर्जेंट्स। यानी कि सर्फेक्टेंट के दो एग्जांपल होते हैं मेन, एक तो होता है सोप, सोप तो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा है जी डिटर्जेंट, ठीक है ना। तो सर्फेक्टेंट का मतलब यही था कि जिनके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट होते हैं, दो चीजें होती हैं, दो टाइप का स्ट्रक्चर होती है उनकी, उनको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक। अब सोप में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, सोप में होता क्या है, सोप में होता है आपका ये जो आपका एक तो होता है पोलर पार्ट और एक होता है नॉन पोलर पार्ट।
सोप की डेफिनेशन क्या होती है? सोप की डेफिनेशन होती है सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सोडियम साल्ट और उसके अंदर एक लंबी कार्बन चेन, उनको हम क्या बोलते थे? सोप बोलते थे, जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो पोलर पार्ट होता है ना सोप का, ये होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक, और ये जो आपका होता है नॉन पोलर पार्ट, ये होता है जी आपका वाटर इनसोल्यूबल, या कह सकते हैं इसको हम ऑयल सोल्यूबल। ठीक है ना, यानी कि जो भी चिकनाई है, जो भी इम्प्योरिटी है, ये उसके साथ रिएक्ट करता है, और ये जो पोलर पार्ट है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ये इधर से तो वाटर के साथ जुड़ता है, और ये इधर से इम्प्योरिटी के साथ जुड़ता है, और उसको मतलब इम्प्योरिटी को उसके अंदर से निकाल लेते हैं। तो ये उसकी मैकेनिज्म है। समझे कुछ? हाँ जी, जी सर। ठीक है ना। तो जो सोप है वो किस तरह से काम करती है? सोप की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर होल्ड करता है, और जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो उसकी इम्प्योरिटी। ठीक है, तो ये तो रहा सोप, जो मैंने सोप के बारे में बताया। इसके अलावा भाई ये सेशन कंप्लीट हो चुका है, दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार, सर रहने दो। एक और करो।